अच्छा, 801 स्ट्रेप्टोकाइनेज ट्रीट्स पल्मोनरी एम्बोलाई। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होते हैं ना, ये बेसिकली होते क्या हैं, ये होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं कि विच आर यूज टू ट्रीट द ब्लड क्लॉट्स। जो क्लॉट्स बन जाते हैं ना, एम्बोलिज्म हो जाती है, एम्बोलाई बन जाते हैं, ये उनको डिजोल्व करते हैं। उनको डिजोल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दिए जाते हैं। 802 xanthine such as theophylline and एक मिनट, caffeine do स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी। है इसके अंदर। योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज लिखा आ रहा है, क्यों? आप लोग को नजर आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन में ब्लैक है बिल्कुल। ओहो, एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। इसमें मुझे एरर दिया उन्होंने कि स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे। योर शेयरिंग इज लोडिंग, अभी अब हो स्क्रीन गया है। लोड हो रही है। हाँ, अब सही है। चलिए, सॉरी, अब आप अगर कंटिन्यू कर सके तो। 801। ठीक है, 802 xanthine। चलिए, 801 स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होते हैं। ये बेसिकली ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो थ्रोम्बस होता है ना, या जो क्लॉट होता है, उसको डिसोल्व करने के लिए ये मेडिकेशंस दी जाती हैं। 802 xanthine such as theophylline and caffeine do all except peripheral vasoconstriction। ठीक है, पहले ये समझ लें कि xanthine होते हैं, ये प्यूरिन बेसिस होती है। ठीक है, और इनके जो फंक्शंस है ना, जो किन पर्पस में ये यूज होती हैं, ये यूज होती है एज अ वेजोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर, स्टिमुलेंट्स यूज होते हैं। ये क्या नाम है, साइक्लिक एएमपी को करते बढ़ाते हैं और इनहिबिट करते हैं बाय देयर ब्रेक डाउन एंड मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो इनका ये इफेक्ट लिखा हुआ है ना, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये बिल्कुल भी नहीं करवाते। ये इनफैक्ट वेजो डायलेशन करवाते हैं, वेजो डायलेशन करवा देते हैं और ब्रोंको डायलेशन करवा देते हैं। ये उनका फंक्शन है, ये कंस्ट्रिक्शन वाला नहीं है। 803 ब्रेडिकाइनिन्स काजेज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड ड्राई कफ। जी बिल्कुल, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन की वजह से मतलब कि ड्राई कफ होती है, और काफ़ी सीवियर किस्म की ड्राई कफ होती है। ये एस इनहिबिटर्स में जब होते हैं ना, एंजियोटेंसिन 2 इसकी ब्रेकडाउन करता है, जिसकी वजह से फिर वो ड्राई कफ कॉज करते हैं। 804 oral prednisolone or corticosteroid is not given to patient 11 years old with chronic asthma. He can give inhaled prednisolone long acting theophylline। अच्छा, ये जो prednisolones है ना, ये बच्चों में देने का एक इनका ये भी होता है कि ये ग्रोथ रिटार्डेशन करवा सकते हैं। ठीक है, prednisone ये स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट है। और वैसे भी इनका एक और साइड इफेक्ट है कि अगर ये हम दे तो एस्थमा के लिए कर रहे हैं, बट ये एस्थमा को मजीद इंड्यूस भी कर सकते हैं, उसको वर्स कर सकते हैं। इसलिए चॉइस यही होनी चाहिए कि थियोफाइलिन दी जाए इनकी बजाय बच्चों में। एडल्ट्स की बात नहीं हो रही, बच्चों में। 805 lupus erythematosus highest तो कह रहे हैं incidence कि in ओरल women। नहीं ये दे, मत इनहेल्ड दे दें। तो ये बोल रहे हैं जी, कि ओरल नहीं दे, इनहेल्ड दे दें, ये बोल रहे हैं। हाँ इनहेल दे सकते हैं ना, इनहेल प्रेडनिसोलोन या लॉन्ग एक्टिंग थियोफाइलिन। जी, अच्छा। ठीक है। 805 ल्यूपस एरिथ्रोमेटिस हाईएस्ट इंसिडेंस इन वुमेन। ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बेसिकली इसमें होता है कि ये वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है टिश्यूज की, जो चेंज होते हैं, मतलब कि इफेक्ट डैमेज, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ना अफेक्टेड एरिया में। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और इसका जो इंसिडेंस है ना, ये वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मेल। 806 डॉक्सिपिन हैज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एक्शन। ठीक है, ये बेसिकली है तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, बट इसका एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट भी है, मतलब कि ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी एप्लीकेबल है और एलर्जिक रिएक्शंस में भी दी जा सकती है, ड्रग ऑफ चॉइस है। 807 एंड्रोफोनियम इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए हम एंड्रोफोनियम देते हैं। डायग्नोसिस इसकी कैसे कर सकते हैं कि मिस्थेनिया ग्रेविस एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब कि मूवमेंट और वॉलंटरी मूवमेंट्स है ना, जो वो काफ़ी स्लो हो जाती हैं बॉडी की। ठीक है, तो एंड्रोफोनियम जब हम उसको देते हैं ना पेशेंट को, तो वो अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग है, 10 से 20 मिनट्स में इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है एंड्रोफोनियम का। तो जब हम ये देते हैं तो वो मूवमेंट्स है ना, फॉर द टाइम बीइंग रैपिड हो जाती है, तेज होना शुरू हो जाती है। तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन के लिए होता है कि हाँ, इसको मिस्थेनिया ग्रेविस थी। एंडोफ्रोनियम सिर्फ उसको डायग्नोज करने के लिए दिया जाता है। 808 द डायग्नोस्टिक एलिमेंट इन ब्लड फॉर एड्स पेशेंट इज डिटेक्टिंग एंटीबॉडी टू HIV एलिसा एसिड। अच्छा, ये जो एलिसा है ना, ये बेसिकली एक टेस्ट है। ठीक है, इसको कहते हैं इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। ठीक है, ये बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल एसे है जो यूज होता है एंटीबॉडी, एंटीजन और प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए, और स्पेसिफिकली इनमें जो HIV के पेशेंट्स हैं ना, उनमें ये मतलब कि टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। 809 कॉन्ड्रोसाइट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, टोपाई इन गाउट, पेनिस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, ये तीनों जो चीज़ें ना, कॉन्ड्रोसाइट्स, टोपाई
एंड पेनस। इसको सिर्फ इतना याद रखना कि ये एक्सेसिव ग्रोथ होती है, ठीक है, ये एक्सेसिव ग्रोथ है। और ये जो कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें इसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ठीक है, जो गाउट है उसमें टोफाई कहते हैं, और जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है ना उसमें पेनिस कहते हैं। बस इनको इतना मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि ये ओवर ग्रोथ हो जाती है टिश्यूज की या सेल्स की, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इनको इन्फ्लेमेशन कहते हैं कि ये ओवर ग्रोथ हो जाती है वहां से बॉडी के स्पेसिफिक एक एरिया से। 810, ये आगे उसकी डिटेल भी आएगी। 810, पेनिस आर सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूल्स इन रूमेटाइड आर्थराइटिस। जब मतलब कि पेनिस होगा ना, मतलब कि ओवर एक्सेसिव ग्रोथ होगी, तो वो होगी रूमेटाइड आर्थराइटिस में, ठीक है। 811, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन साइनोवाइटिस फाउंड इन रूमेटाइड आर्थराइटिस और आर्थराइटिस। अच्छा, जब इन्फ्लेमेशन वाला फैक्टर आ जाएगा ना, ठीक है, आर्थराइटिस में, या मतलब कि साइनोवियल फ्लूइड होता है या साइनोवाइटिस होता है ना, जब उसमें इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो वो रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन नहीं ना होगी तो वो ओस्टियोआर्थराइटिस होगा। इस चीज में बस कंफ्यूज नहीं होना कि इन्फ्लेमेशन ऑलवेज इंडिकेट रूमेटाइड आर्थराइटिस। 812, not initiated with inflammation in synovial membrane or fluid, SLE और osteoarthritis। ठीक है, ये वही चीज आ गई कि इन्फ्लेमेशन है तो वो रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन नहीं है तो वो ओस्टियोआर्थराइटिस है। ये SLE वो सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस है, वही, इससे कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज है। 813, इन चेंज ब्रेकडाउन कार्टिलेज, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस इट इज डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जी कार्टिलेज में ना, कार्टिलेज का जो ब्रेक डाउन हो जाता है ना, इसमें कार्टिलेज जो है ना को वो कनेक्ट करती है टिश्यू को, बोन से कनेक्ट करती है ना, तो वो उसकी मतलब कि डीजनरेटिव होती है, वो बोन्स जो होती है ना वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता होता है उनका, वो प्रॉपरली बोन में फॉर्म नहीं हो रही होती, ये जो टिश्यू होते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो बोन में नहीं तब्दील हो रहे होते, तो इस कंडीशन को वो कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। 814, कार्टिलेज प्रॉपर्टीज इंक्लूड, अब उसकी प्रॉपर्टी वही बता रहे हैं, कन्वर्ट टू बोन बाय ओसिफिकेशन, ठीक है, ये मतलब कि कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेज होती है जो, ये बोन में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन का प्रोसेस है जी, वो इनको कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस नहीं ना होगा, वो बोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, तो उसमें वो उस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। 815, cartilage covers and protects bone from friction during normal joints activity, ठीक है। जो कार्टिलेज होती है ना, वो जो ज्वाइंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं ना ये दो, नहीं होता ब्रोन का कार्टिलेज में मतलब ब्रेक डाउन हो जाना या फिर उसका बोन तो वही है ना, वो सेल होगा ही नहीं ना, बोन। वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। हाँ वही है, वो उसमें बोन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो वो बिल्कुल इतना वीक होगा कि हड्डियां टूटना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि ब्रेक, हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डी टूट जाती है थोड़ी सी फोर्स लगने से या थोड़ा सा भी गिरने से वो टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। कौन सा था आगे? एट 815। फिफ्टीन 815, कार्टिलेज कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स बोन फ्रॉम फ्रिक्शन। ये कार्टिलेज जो होती है ना, जो बोन्स के जॉइंट्स को ना आपस में फ्रिक्शन से बचाती है, मतलब कि उसमें एक फ्लूइड होता है, एक नॉर्मल सी मेम्ब्रेन होती है जो उनको फ्रिक्शन से बचाती है। और अगर ये कम होना स्टार्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल ये प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस और आर्थराइटिस का स्टार्ट हो जाता है। 816, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, वही आ गया, आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन जब होगी तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। 817, person susceptible to atherosclerosis, which of the following is unlikely to be dangerous? Rheumatoid arthritis। अच्छा, इसमें है ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना, जो ये इन्फ्लेमेशन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, ये आल्टर करती है HDL कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनको, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ LDL एंड HDL, ठीक है। और जो ये होता है ना कि ये सारा फैसिलिटेटिंग द एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब कि ये उससे एसोसिएट कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइकली, तो यहाँ पे मतलब कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि अनलाइकली इन्होंने क्यों मतलब किया ये हुआ है है। कि ये कह रहे हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस डेंजरस नहीं होता, डेंजरस लेवल पे नहीं चला जाता इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, क्योंकि जाहिर है वो हम्म। एक है हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है, और ये बोन्स की प्रॉब्लम है, तो ये कोई बट डेंजरस एसोसिएट तो इंटरा कर रहा वो है ना। नहीं है इससे। लेकिन डेंजरस नहीं है ना, हम्म। मतलब अल्लाह ना करे कोई लाइफ अच्छा, थ्रेटनिंग डेंजरस, ठीक कंडीशन हो है। जाएगी कि जो है ये दोनों हम्म। बीमारियां साथ हो गई तो बंदा मर जाएगा या NICU ठीक है। में एडमिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। अच्छा, तो एट नॉर्मली बड़ी एटीन बड़ी रूमेटॉइड बीमारियां आपस में इंटरलिंक रूमेटॉइड होती है ना, और डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ ले जाती हैं, तो ये दोनों बीमारियां हम्म। नहीं आपस में करेंगे। ठीक है। 818, रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, ठीक है जी, ये पहले भी आ गया कि ये वुमेन में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। 819, नॉट बायोलॉजिकल फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनसेड और कॉर्टिसोन, ये बायोलॉजिकल डिमांड्स नहीं।
ठीक है, उनमें बायोलॉजिकल डिमांड्स दिए जाते हैं, जैसे जिनके लास्ट में मैप आता है, रितोक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब और एंडेंसेट्राप्ट जो होते हैं वो सारे मतलब बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं। तो ये एनसेडोप्रोटिस ऑन बायोलॉजिकल डिमांड नहीं है। 820 कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू द बोन, ठीक है, वो लिगामेंट है। जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा ना, जो जो स्ट्रक्चर बोन को बोन से कनेक्ट करेगा उसको लिगामेंट कहते हैं। 821 ये तो एक स्टेटमेंट है सीधी सीधी। टाइफस फीवर है, ठीक है, इज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया, ठीक है। रिकेट्सिया क्या होता है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से टाइफस फीवर होता है, ठीक है। और टाइफस फीवर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस बाय बैक्टीरिया दैट आर स्प्रेड टू ह्यूमंस बाय फ्लीज एंड लाइसिस, ठीक है। ये इंसेक्ट से मतलब फ्लीज एंड लाइसिस से स्प्रेड करती हैं। रिकेट्सिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और बाकी सारी इसकी कंडीशन है, इसके दूसरे अदर नेम्स ही हैं इनके। एपिडेमिक टाइफस है, म्यूरिन है, टाइफस है एंड स्क्रब टाइफस है, एंड रोकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय द रिकेट्सिया, ठीक है। ये जो रोकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर फीवर है ना, ये भी इसी तरह का है कि ये स्प्रेड थ्रू अ बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड टिक्स जो होती है ना, कीड़ा होता है या इंसेक्ट होता है, उसकी बाइट की वजह से ना ये होता है। उसके अंदर पैरासाइट होता है, मतलब पैरासाइट इस पे चिपका होता है, तो उसके बाइट की वजह से ये डिजीज हो जाती है। ये बात सारी ना एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। 822 822 the purpose of combined treatment in TB is to prevent proliferation of drug resistant। अच्छा, ये क्या है कि जी ये टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से ना रेजिस्टेंट हो सकती है। तो इसी वजह से ना इसको कम्बिनेशन में देते हैं, मतलब कि दो तीन एंटीबायोटिक्स के ना कम्बिनेशन के साथ देते हैं, ताकि जो रेजिस्टेंट है ना, एक तो वो ना हो, और उसके अगर हो भी तो मिनिमम चांसेस हो, इनफेक्ट होती ही नहीं है इससे, क्योंकि काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग डोज में देते हैं। 823 एफेलिजुमाब प्लेग सोरियासिस। अच्छा, ये भी डिमांड है। जो प्लेग सोरियासिस है ये उनको आर्थराइटिस के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स का इसके ज़्यादा मतलब के कन्विक्टेड होते हैं, तो मतलब उनमें ज़्यादा ये हो सकती है। ये होती क्या है? ये स्किन डिजीज़ है कास्ट बाय द इची स्केल्स, और मतलब कि इसके स्किन के इची और स्केल्स पे बन जाते हैं वो छोटे छोटे ये एडवर्स इफेक्ट्स है राउंड। फेलिजुमाब का? किसका? नहीं नहीं, फेलिजुमाब का उसको देते हैं उसमें, अच्छा, उसमें ट्रीटमेंट देते है। हैं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देते हैं जी। सही। अच्छा, 824 पायरोजीन आर बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट्स काजिंग फेब्राइल रिएक्शंस, ठीक है। ये जो पायरोजीन्स होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ केमिकली ड्राइव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। और ये जो फेब्राइल रिएक्शंस है ना, ये बेसिकली होता ही इंक्रीज टेम्परेचर है। कि जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि ये फेब्राइल रिएक्शन आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो क्या नाम है, इससे पहले वाला मैं बता रहा था अफेलिजुमाब, ये मोनोक्लोनल होते हैं ना, बायोलॉजिकल मतलब के डिमांड्स हैं, तो वो है। 825 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कॉमन? कोलोफाइब्रेट, निकोटिनिक एसिड, कोलेस्टाइरामीन, सोडियम डेक्स्ट्रोथाइरोक्सिन एंड प्रोपोपोल। अच्छा, ये जितने भी ड्रग्स के नाम लिखे हैं ना, इन सब का एक कॉमन इफेक्ट है कि जी एंटी लिपिडेमिक है, कि ये सारी ना कोलेस्ट्रॉल लॉइडिंग ड्रग्स हैं, ये सभी करती हैं, इनका इफेक्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। 826 विच डज नॉट इफेक्ट हार्ट, नॉट एसोसिएटेड विद कार्डिक वाल्प्रोइक एसिड। ये तो काफी मतलब आ गया कि इसको इजी एंटी एपिलेप्टिक है, इसको हम कार्डिक टॉक्स मतलब कि कार्डिक पेशेंट्स में इजीली दे सकते हैं, इसकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है उसमें। 827 नोट सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, चेस्ट पेन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का चेस्ट पेन नहीं हो सकता, हाँ इंजाइना जरूर हो सकता है। ये जो चेस्ट पेन है ना, वो इंजाइना का होता है, लेकिन हार्ट फेलियर का ये नहीं होता। हार्ट फेलियर में ये एक बैक पेन आ जाती है, स्वेटिंग आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या नाम है, सीवियर किस्म की हाइपरटेंशन हो जाती है, तो ये चेस्ट पेन उसका हार्ट फेलियर का नहीं है, इंजाइना का हो सकता है। 820 ये तो हो गया। 827 नोट सिम्टम्स, अच्छा हो गया ये भी। 828 मेफ्लोक्यून नोट काज हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ये जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करती। मेफ्लोक्यून है जो एंटी मलेरियल है, ये क्या करती है? ये डायरिया कर सकती है, वॉमिटिंग कर सकती है, डिजीनेस कर सकती है ये, लेकिन ये हाइपरग्लाइसीमिया नहीं करेगी। 829 तो उनके क्लास ऑफ ड्रग क्या है? मेफ्लोक्यून एंटीबैक्टीरियल है ना ये, वो सारे आ जाते हैं। सही। क्या नाम है, क्लोरोक्यून, हाइड्रोक्लोरोक्सीक्लोरोक्वीन, ये सारी वो आ जाती हैं। फ्लोरोक्विनोलोन से ऐसे। हाँ जी, नहीं नहीं, फ्लोरोक्विनोलोन और चीज़ है,
वो नहीं है, वो ये वो है एंटीबायोटिक्स आ एंटी जाएगा। एंटी ये एंटी मलेरियल मलेरियल है। है ना, एंटी मलेरियल है हाँ, ना। एंटीबायोटिक नहीं, एंटी मलेरियल। एंटी ओके। मलेरियल मैंने बोला, वो फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स हैं। इनमें आ जाते हैं मतलब कि हाँ। क्यूनोलोन्स, क्या नाम है, हम्म। क्लोरोक्वीन, ये हाइड्रोक्लोरोक्वीन। ये हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करवाते हैं? हाइड्रो नोट कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, ये नहीं कराएंगे। इनके जो साइड इफेक्ट है ना वो हाइपर है हाइपो दोनों नहीं करवाएंगे? नहीं, दोनों नहीं कराएंगे। वो डायरिया कराएंगे, वॉमिटिंग करवाएंगे या डिजीनेस करवाएंगे। सही है। ये ये साथ में लिखने के वो उनके साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, 829 आइसोप्रोटीनाइन इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स जी करवाते हैं एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ये इनका साइड इफेक्ट है। इट काजेज न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, ये मतलब कि जो आइसोप्रोटीनाइन है ना, ये ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और डायबिटीज करवा देते हैं। ये इनका साइड इफेक्ट है। least 830 least likely to exacerbate सीजर सिगरेट स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से मतलब कि सीजर का अटैक नहीं हो सकता, फ्लैशेस ऑफ लाइट से हो सकता है, स्ट्रेस से हो जाता है, तो मतलब कि उस पे हाइपोग्लाइसीमिया से हो सकता है। लेकिन स्मोकिंग का इसमें कुछ नहीं है, जितनी मर्जी करें वो नहीं करेंगी, वो उसके और इफेक्ट आ जाएंगे, बट ये कि सीजर नहीं करेगी स्मोकिंग। 831 least likely to happen with isotretinoin or retinoic derivative constipation, कॉन्स्टिपेशन जो है ना ये करवा देते हैं बट लीस्ट लाइकली है, और डायरिया तो ये बिल्कुल भी नहीं करवाते। ठीक है, ये कहीं पे मतलब कि हो था इसका, मैंने देखी थे, कहीं पे डायरिया भी आ रहा था, लेकिन डायरिया नहीं करवाते, जो लीस्ट होगा ना वो कॉन्स्टिपेशन होगा। 832 नॉट सिम्टम ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम, सेरोटोनिन सिंड्रोम के मतलब कि कॉन्स्टिपेशन ही करवाएगा, ये भी डायरिया करवाएगा। यहाँ पे डायरिया है, इसका कॉन्स्टिपेशन साइड इफेक्ट नहीं है, डायरिया है। 833 अच्छा, ये ना रेटिनोइड्स है ना, जो आइसोट्रेटिनोइन है, इनके साइड इफेक्ट दो तीन और लिखने, ये करवाते हैं ड्राइनेस ऑफ द स्किन, स्किन पीलिंग, रैश, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है ना जो, ये काफ़ी सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे मतलब कि एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं होता, इसी तरह का ये होता है, और ये काफ़ी एंटी एपिलेप्टिक भी हैं, जैसे लेमोट्रिजिन वगैरह, उनसे भी ये ना स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। और ये काफ़ी सीवियर, और मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन सीवियर काफ़ी है, बहुत पेनफुल होता है। 831 भी हो गया, ठीक है। 832 भी थर्टी हो थ्री गया। एट थर्टी आप थ्री किसकी बात कर रहे हैं? इतने सारे सिम्टम्स आपने बताया, अर्गोट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सेरोटोनिन नहीं नहीं, सिंड्रोम के। शेरनोन सिंड्रोम की बात करते हैं, हाँ सही है सही है। हाँ, वो मैंने उसका सिर्फ डायरिया बताया था ना आपको, वो हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि दो तीन और लिख लें। अच्छा। ठीक है। 834 नहीं, 833 विच ड्रग डज नॉट काज हेडेक विद ओवर यूज, अर्गट, अर्गट करवाता है। ठीक है, ये एक और हमने किया था अला नसन में, वहाँ पे एनसिड थे, ओपियोइड्स थे, और ये अर्गट भी करवाता है, बट इट इज लीस्ट लाइकली, ये सबसे कम करवाएगा। वही ना, लीस्ट पे हमने जाना है, तो मतलब कि अगर ऑप्शंस में होंगी ना दूसरी चीज़ें, जैसे कि एनसिड हो गया, ओपियोइड्स हो गया, या कुछ और चीज़ होगी, तो अर्गट होगा, तो हमने लीस्ट लाइकली पे जाना है, तो अर्गट सबसे कम करवाता है ये भी है, लेकिन सबसे कम करवाता है। 834 विच इज़ नॉट साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजीन, हाइपरटेंशन, वोमिटिंग एंड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ये जो है ना क्लोरप्रोमाजीन का साइड इफेक्ट नहीं है। क्लोरप्रोमाजीन के जो साइड इफेक्ट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। इसके साइड इफेक्ट में आ जाती है स्वेटिंग, ईपीएस। हाँ स्वेटिंग, जीरोस्टोमिया, डिजीनेस, फीवर, अरिथमियाज, मतलब कि इस तरह के मतलब वो करवा देगा, लेकिन वो दूसरे नहीं ईपी करवाएगा। एक्स्ट्रा ईपीएस नहीं पैरामीटर, करवाता? हाँ हाँ, हाँ, ये एक्स्ट्रा तो मेन पैरामीटर है ना। सिंड्रोम, हाँ वही ना, मूवमेंट रिलेटेड होते हैं, पीपीएस, एक्स्ट्रा लेकिन पैरामीटर। इसमें वेट गेन नहीं होता। एंटी डिप्रेसेंट्स हम्म, में इंसोम्निया बहुत ज्यादा कॉमन है साइड इफेक्ट में ना, और वेट गेन कुछ कराते हैं, कुछ ये नहीं तो कराते। एंटी साइकोटिक है ना? ये नहीं, ये तो एंटीसाइकोटिक एंटी है, एंटी साइकोटिक है ये। अच्छा। एंटीसाइकोटिक है ना। तो जी। ये इंसोम्निया भी कॉज करा रहा है? अच्छा, ये नहीं नहीं, ऑर्गेनाइज्ड कॉज जो है नहीं ना, मैंने सुना है इंसोम्निया इसमें नहीं है, मिस्टेक्स बहुत है। इंसोम्निया नहीं है इसमें। इंसोम्निया नहीं है, स्वेटिंग, जीरोस्टोमिया, डिजीनेस, फीवर, अरिथमियाज, ये हैं, और एक्स्ट्रा पैरामीटर सिंड्रोम। सही है। जो ये नॉर्मली अपोजिट है ना, एंटीकोलर्जिक के हाँ, अपोजिट है। मतलब कि ये तो बता रहा हूँ ना, इधर जो लिखे हैं ना वो तो नहीं करवाएगा, बस हाँ, हमने ये देखना कि विच इज नॉट सही सही साइड सही इफेक्ट, सही। वो हाइपरटेंशन, वोमिटिंग और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया नहीं है बस। अच्छा सही है। जी, आगे है जी, नोट साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स, ब्रेथलेसनेस, ये नहीं है, नाइट्रेट्स का साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि नाइट्रेट्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हेडेक, नोजिया और स्वेटिंग, ये नाइट्रेट्स के साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि वो जो बताया हुआ है ना, ये जहाँ पे लिखा हुआ है
कि ये इसका नहीं है, तो जो उसका रियल है ना वो मैंने साइड पे ना लिखा हुआ है, ताकि वो फिर एक ठीक मेमोरी है। बन जाती है ना, कि पता चले कि अगर उसके रिलेटेड आएगा तो पता तो होगा ना कि एक मरतबा पढ़ा होगा। अच्छा, डेपा इतना याद रखना ग्लिक्लोजिन बहुत नोट कास्ट। इम्पॉसिबल है। लेकिन वो मिस ऐसा होता है कि मैंने एक दो मरतबा देखा है, वो एक दो मैंने वो जो मॉक टेस्ट थे वो मैंने देखे हैं ना, जो आपने भी किया था मैंने भी किया था, वो एक मतलब जब नजरों से गुजरा होगा ना तो फिर एटलीस्ट पता चल जाता है कि वो ना थोड़ा सा मेमोरी क्लिक करती है कि यार ये देखा था कहीं पे। हम्म, वो पर इस वजह से तुक्का लग ही सकता है। अच्छा, डेपाग्लिसोजिन नोट काज का, ठीक है, ये कफ कॉज नहीं करता, ठीक है, ये एस ठीक, जी एल क्या टी टू चलता है? होते हैं ये क्या तो वो क्या क्लास है ये? हाइपोग्लाइसीमिया, ये एस जी एल टी टू है ना, वो शुगर जो अच्छा अच्छा, एंटी डायबिटिक है। डायबिटिक है। हाइपोग्लाइसेमिक है। हाँ, हाँ, एंटी टाइप, डायबिटिक है। हाँ, तो ये बस मतलब सही कि है, समझ में एक आ गया कॉमन एंटी सी डायबिटिक है बात तो है। क्या होगा। हाँ बस। अच्छा, नो साइड इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन और फ्लोक्सिटिन वेट गेन, ये वेट गेन नहीं करेंगे, ये वेट लॉस करेंगे, ठीक है। जो थायरोक्सिन है और फ्लोक्सिटिन है, और थायरोक्सिन का तो ये जहन में रख लेना, थायरोक्सिन में तो वेट लॉस होता ही होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत रैपिड हो जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन होना ही होता है। तो फ्लोक्सिटिन भी है तो वो भी मतलब कि वेट लॉस करेगा। अच्छा, थायरोक्सिन थायराइड के लेवल्स को बढ़ाता है ना, ये हाइपोथायरॉइडिज्म में यूज होता है ना। जी जी। बस सही है। थायरोक्सिन यानी है ना, हाइपर जो मतलब कि जो हाइपर हाइपरथायरॉइडिज्म होगा ना वेट लॉस जब, कराएगा इसका मतलब। लेवल्स को कम करता है, T3 T4 के लेवल्स को कम करवाएगा, एंटी हाँ थायराइड। हाँ, अच्छा, एंटी ये थायराइड है, जब यानी ये मतलब, हाँ हाइपोथायरॉइडिज्म को ट्रीट करता है जब भी ये वेट लॉस हो जाता है। हाँ हाँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि वरना हाइपर जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म में जब वेट लॉस T4 होता और है हाइपर तो होगा T3 फिर ना, क्या जिनके होता है। बड़े हुए थे ना, तो उनको वेट तो गेन वेट होना गेन शुरू होता है, होता जिनके है और हाइपर उसमें होता है। हाँ हाइपर। इसको तो मैंने ऐसे याद किया ना कि हाइपर में वेट लॉस होना है, तो फिर जाहिर सी बात है वो ऐसे मैंने याद वेट किया कि गेन जब भी होना है, हाइपर में हाइपोथायरॉइड। वेट गेन होता है। सारे कैटेकोलामीन्स बढ़ जाते हैं हमारे, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है। अरे नॉर्मली जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनके वो मोटे हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसलिए मोटे हुए हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है आंखें इनको। बाहर आ जाती हैं, मोटे हो नॉर्मली। जाते हैं, सिंपथेटिक हाँ सिक्रेशंस बढ़ हाँ जाती हाँ हैं। तो